नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट पेश होते ही विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आया। बजट को लेकर विपक्ष के नेताओं ने एक सुर में कहा कि ये कुर्सी बचाओ सरकार बचाओ बजट है। रोना धोना शुरू करते हुए आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि इसमें दिल्ली के लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, ये धोखा देने वाला बजट है। ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में बंगाल को पूरी तरह से वंचित रखा गया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक को खाली बर्तन दे दिया है। तो बजट से स्टालिन के भी नाराज होने की खबर है। बताया जा रहा है कि वो इतने नाराज है कि नीति आयोग की मीटिंग में भी वो नहीं जाएंगे। तो बजट से बेदम हुए विपक्ष की चर्चा करेंगे, साथ ही बात महाराष्ट्र की भी करेंगे, जहां जबरदस्त हलचल तेज है। एकनाथ शिंदे और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद हलचल बढ़ गई है। तो वहीं अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे, जिस पर भ्रष्टाचार पर तगड़ा निशाना और हिंदुत्व पर जोर को लेकर भी विपक्ष बेदम है। तो आज इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज बजट तो पेश कर दिया गया, पर बजट को लेकर विपक्ष क्यों इतना बौखलाया हुआ है? देखिए, मुझे तो बहुत ही माने आश्चर्य नहीं हो रहा है, लेकिन शर्मिंदगी हो रही है कि हिंदुस्तान का विपक्ष इतना ही छिछला है कि आप कायदे का कोई लॉजिकल, कोई तार्किक क्रिटिसिज्म, तार्किक विश्लेषण नहीं कर सकते आप। ये राहुल गांधी चुनाव से पहले इमेज बनाने के लिए इकोनॉमिस्ट लोगों से बातचीत करते थे, याद है? अमर्ता सेन से बात हो रहा है तो राजन से बात हो रही है, तो पता नहीं अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए। बजट आ रहा है, अब अगर भाई कुर्सी बचाओ बजट है, दिस इज द बेस्ट यू गॉट, यही आपका बेस्ट क्रिटिसिज्म है। तो ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ लीडर्स जो है देश के अंदर में, विपक्ष में खास करके, वो कितना छिछला हो गया है। आपके पास कोई अस्तर ही नहीं है बजट जैसे चीजों के ऊपर बातचीत करने के लिए। भगवान बचाए भाई, जब बजट के ऊपर डिस्कशन होगा तो क्या बोलेंगे। और आज एक बार फिर उसको कहते हैं कि भाई अपने दायित्व से जो है राहुल गांधी भाग गए। यह प्रथा है कि जैसे ही बजट का भाषण खत्म होता है, नेता प्रतिपक्ष बाहर निकल करके मीडिया को सबसे पहले अपनी पहली प्रतिक्रिया देता है। भाग गए उरंछू, ट्विटर पे आ जाता है, तो ट्वीट तो कोई और करता है, ट्वीट तो कोई और करता है। इसका मतलब इनके भेजे इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। वो जैसे थे और वैसे ही हैं अभी भी। ये खामखा एक जो मीडिया का एक गैंग जो है वो बढ़ा चढ़ा करके राहुल गांधी तो बदल गया, ये हो गया, कुछ नहीं बात। देखिए क्या है। और ये जो ट्वीट भी किया गया, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हमारा जो न्याय पत्र कांग्रेस का था उसी की फोटोकॉपी कर दी, कह रहे हैं कॉपी पेस्ट है, ना कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, आपका ही आइडिया था, आपकी ही नीति थी, आपका ही प्लान था, मोदी ने ये कर दिया, तो मोदी जी को धन्यवाद दे दो ना। फिर क्रिटिसिज्म कहां है? फिर क्रिटिसिज्म किस बात का? आपने कहा कि भाई देश के अंदर में ए बी सी डी ये 4 चीज होना चाहिए, सरकार ने वो 4 चीज को कर दिया, तो आप क्रेडिट लो। तो क्रिटिसिज्म किस बात का? मैंने इतना कुतर्क, क्योंकि आदत इनकी झूठ बोलने की हो गई है। रही बात बाकी लोगों की, तो कौन सी सरकार, कांग्रेस पार्टी यूपी की सरकार थी तो जहां विपक्षी पार्टियों को की सरकारों को जो है भर भर के बहक करके पैसे दिया जाता था? नहीं दिया जाता था। मिर्ची कहां लगी है? मिर्ची ये लगी है कि ये लोग कह रहे हैं भाई कुर्सी बचाओ, मतलब ये लोग भी मान रहे हैं कुर्सी बच गई। कुर्सी बच गई क्योंकि पूरे खजाने खोल दिए गए बिहार के लिए और आंध्र के लिए। खोला ही जाएगा, क्यों नहीं खोला जाएगा? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ये जो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वही तो राजनीति है, वही तो राजनीति है। नीतीश कुमार ने अच्छा चॉइस किया तो वो फवारा हो गए, लीजिए माल आ गया पूरा। बड़े गदगद है, गदगद है, चेहरे से खुशी जो है छलक रहा है कि मैं बहुत खुश हूं।
अच्छा चॉइस नायडू ने किया, भाई मालामाल हो गए। ममता बनर्जी ने खराब चॉइस किया, नहीं मिलेगा। सिद्धरमैया का चॉइस खराब है तो इसलिए जो है खाली बर्तन मिल रहा है, कटोरा लेकर के घूमते रहो। भाई कांग्रेस पार्टी को तो बोलना ही नहीं चाहिए। आप ऊल जलूल वादे कर देते हो जनता में चुनाव से पहले, पूरा होता नहीं है, पैसे होते नहीं है, और आप चाहते हो कि भाई वादा जो है पिटारा खोलने का वो खटाखट राहुल गांधी आकर के कर जाए और पैसा प्रधानमंत्री मोदी दे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तो इकोनॉमिक डिस्कशन अलग है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से पॉलिटिकल जो है विरोध दिखाया गया है, तो पॉलिटिकली तो ये निशाना जो प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम सटीक मारा है, इनका पूरा खेल खराब कर दिया। बिल्कुल, 5-6 ऐसे बड़े नेता हैं जो सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सर बात करें तो उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की। आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो कह रही है कि दिल्ली की जनता 2.5 लाख करोड़ का टैक्स पे करती है, लेकिन हमारी झोली में कुछ भी नहीं आया है। अगर दिल्ली की जनता की बात आतिशी मार्लेना करती है, अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो ये बताना चाहिए कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार की जनता है या उसमें केंद्र की भी भूमिका है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा अगर टैक्स पे करते हैं तो दिल्ली क्या कोई राज्य है या नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बताया जाता है। यहां पर दिल्ली सरकार का काम क्या है अगर पूरे मुआयना करें तो क्या दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस को पेमेंट करती है? 11,000 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट दिल्ली पुलिस पर जो खर्च किए जाते हैं, जो कि माना जाता है हिंदुस्तान के सबसे बेहतर पुलिस सिस्टम जो है दिल्ली के अंदर है, वो केंद्र सरकार की है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार की है। अगर उसके आगे डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में ये डीएमआरसी जो मेट्रो चलते हैं उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? क्या आम आदमी पार्टी वाले बताएगा कि सिर्फ दिल्ली सरकार चला रही है वहां पर मेट्रो? अगर उत्तर प्रदेश सरकार मेट्रो चलाती है तो वो अपने पैसे से चलाती है, बिहार में मेट्रो होता है तो अपने पैसे से चलाया जाता है, लेकिन क्या दिल्ली सरकार केवल अपने पैसे से मेट्रो चला रही है? या फिर दिल्ली में अस्पताल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पताल हैं, कई केंद्रीय अस्पताल हैं, सड़क परियोजनाएं, फ्लाईओवर, जितने डेवलपमेंट के काम होते हैं। अभी G20 की बैठक होने वाली थी, इसमें दिल्ली सरकार ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, जितने प्रगति मैदान के आसपास के क्षेत्रों में विकास हुए और जितने सड़क पर गुलदस्ते फूल लगाए गए, डेवलपमेंट का काम हुआ। इसलिए आतिशी मार्लेना को क्यों चाहिए पैसा? पैसा इसलिए चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार को कि लूटपाट मचा सके। ये कट्टर ईमानदारों की पार्टी जो है, अभी देखिए एक भी विभाग ऐसा नहीं है जो केंद्र सरकार ने इनको बस खरीदने के लिए पैसे दिए उस पर से भी इन लोगों ने घोटाला कर लिया। अभी एक नया घोटाला सामने आया, सिक्योरिटी एजेंसी वालों से 60 गांठ करके दिल्ली के अस्पतालों, यानी दिल्ली सरकार के अस्पतालों की बात है, ये केंद्रीय अस्पतालों की बात नहीं है। इन लोगों ने उसको पैसे दिए और उससे वापस लिए। ये वही किकबैक मनी की तरह है जैसे शराब घोटाले में हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से जो इन लोगों के डिमांड के बारे में कहा गया है वो साफ तौर पर है कि दिल्ली के 50% से ज्यादा खर्च हम उठा रहे हैं, तो तुम्हें टैक्स में से पैसा दें या फिर जो रेवेन्यू जनरेट दिल्ली में हो रहा है उसमें से तुम केंद्र सरकार को हिस्सेदारी दो। इसलिए इस बजट में अलग से प्रावधान दिल्ली के लिए नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब अब ये मोदी सरकार भी समझ गई है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में माहिर है, तो जो सरकार का बजट है उसको रोक दिया गया है। राइट, देखिए बजट रोका नहीं जाता, इनके पास कोई काम नहीं है। राजीव ने बहुत सारी चीजें गिना दी। किसी भी राज्य में जो सबसे ज्यादा पैसा जिस मद में खर्च होता है वो होता है पेंशन का। दिल्ली सरकार किसी को पेंशन नहीं देती, आप ये समझिए। तो तुम्हारा खर्चा ही किस बात का है? तुम्हारे पास खर्च के लिए तो कुछ है नहीं, और आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। भाई पंजाब को लेकर के आप देखिए मैं दिक्कत क्या है। आपके पास ज्यादा दायित्व नहीं है, कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंट्स हैं, और जिस डिपार्टमेंट में आपको दायित्व दिया गया है उस सबको आपने बर्बाद कर दिया, पानी फ्री कर दिया।
जल बोर्ड जो है, कहाँ 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था केजरीवाल जब ज्वाइन किया, मुख्यमंत्री बना, अभी 76,000 करोड़ का जो है वो घाटा। आपने बर्बाद कर दिया उसको। और इसलिए पाइपलाइन भी, भाई आप ये टैंकर माफिया क्यों? क्योंकि पाइपलाइन ही नहीं बिछा पाई तुम, पैसे खा गए सब लोग, चट कर गए। बिजली का वही हाल, आपने लूटपट। बिजली में तो और कहानी अलग चल रही है कि किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज के साथ मिलकर घोटाला किया, वो अलग जांच का विषय है। बस भाई आपके पास पैसे नहीं है, बर्बाद हो गया पूरा बस का सिस्टम, उसको भी आप खा गए। कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं बचा कि जिसको आपने लूटा नहीं, खसोटा नहीं। और ये पॉलिटिकल, अच्छा क्या दिक्कत है, हम आएंगे तो ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, ये फ्री वो फ्री, सारा कुछ। देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल तो, वो राहुल गांधी ने वहीं से सीखा है कि ये फ्री वो फ्री, ये फ्री, कुछ फ्री नहीं मिला पंजाब के अंदर में। क्यों? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आ जाता है मांगने के लिए पैसा। यह बात समझ से बाहर है कि मीडिया वाले इस तरह के नेताओं को क्यों एक्सपोज नहीं करते। वो एडवर्टीजमेंट के चक्कर में, अभी पंजाब और दिल्ली का एडवर्टीजमेंट देखिए इतना चलता है कि भाई वादा करते हो तुम और सीधे आ जाते हो कटोरा लेकर के मोदी के पास। अभी भगवंत मान वादा करने में, हमारे पास तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो फिर कैसे करोगे? तो मोदी देंगे, मोदी देंगे, तो मोदी ने दे दिया। केंद्र सरकार ने कर्ज लेने के लिए ऊपर भी लिमिटेशन लग गया पंजाब के ऊपर, कारण तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। और ये जो बजट आया प्रधानमंत्री का, देखिए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन किसी भी सरकार के बजट का कि भाई इकोनॉमी की हालत कैसी है, उसका मापदंड है फिस्कल डेफिसिट। वो किसी भी कीमत में 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट इन लोगों ने घटा करके 4.9 कर दिया। अभी सारी घोषणाएं की है और ये कह रहे हैं कि भाई जो फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है वो 4.5 होगा। मतलब आर्थिक जो सिस्टम है उसके स्वास्थ्य को भी आप ठीक रखते हो और बड़ी बड़ी योजनाओं को भी अंजाम दे रहे हो। तो ये होता है कि अच्छा इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ये सब पढ़े लिखे खुद को बताते हैं और भट्टा बिठा करके रख दिया है पूरी इकोनॉमी का। भगवान इस देश को बचा रहा है। इस तरह के लोग अगर हिंदुस्तान की सरकार मतलब केंद्र में आ जाए, ये केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे लोग, हिंदुस्तान जो है वेनेजुएला बन जाएगा। उस तरह के तमाम, श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। ये इस तरह की नीति पे चलते हैं। तो आप ये समझिए कि कोई, ये सब कोई चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वो सब तो बॉर्डर के बाहर है, बॉर्डर के अंदर ये इतने खतरनाक दुश्मन हमने पाल रखे हैं। बिल्कुल सर, इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है और उन चुनावी राज्यों में भी बजट को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अभी फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि अमित शाह भी दौरे पर थे, चल क्या रहा है वहां? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में खबरें प्लांट की जा रही है और शरद पवार सातिरता दिखा रहे हैं, उस पूरे चाल को समझना जरूरी है। शरद पवार की छगन भुजबल से मुलाकात होती है, मीडिया में खबर होती है कि देखिए अजीत पवार की पार्टी के कई लोग जो हैं शरद पवार के साथ जुड़ेंगे। अगले बार वो फिर से एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात करने चले जाते हैं। मीडिया में खबर चलाई जाती है कि कुछ खिचड़ी पक रहा है दोनों में, लेकिन ये खबर नहीं चलाई जाती कि जो पुणे में एक बैठक हुई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, उस बैठक में चूंकि पुणे के गार्जियन मिनिस्टर अजीत पवार हैं, शरद पवार भी वहां पहुंचे थे। और शरद पवार उस बैठक में जैसे ही खड़ा हुए क्वेश्चन पूछने के लिए, अजीत पवार ने सीधे कहा बैठ जाइए, एक शब्द नहीं बोलना है। शरद पवार बिल्कुल सन्नाटे में चले गए और उसके बाद अजीत पवार ने वहां बैठे हुए कहा कि आप एमपी एमएलए को यहां बुलाया गया है, आप प्लानिंग में हिस्सा लीजिए, क्वेश्चन पूछने का अधिकार आपको नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा है, खबरें छोटी छोटी दिखाई जाएगी। काफी घोर बेइज्जती हो गई और ऐसी बेइज्जती करके शरद पवार को बिठाया
कि अगले 2 घंटे तक वो उठ नहीं पाए। सुप्रिया सुले रो रो के कह रही है कि ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बुजुर्ग नेता हैं, इनको सवाल करने का अधिकार है। अजीत पवार ने फिर बाद में मीडिया से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कह दिया कि सुप्रिया सुले जाकर पूछे अजीत पवार से नहीं बल्कि शरद पवार से कि वो आखिरकार 2 घंटा तक बैठे क्यों रह गए। उनको प्रोटोकॉल मालूम है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बैठक होती है उसमें सांसद या विधायकों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता। अगर अजीत पवार इतने कड़े फैसले ले रहे हैं शरद पवार के खिलाफ, अजीत पवार की पार्टी के 1-2 लोगों ने तो बोल भी दिया जब अमित शाह ने यह बात कही कि पूरे प्रदेश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के सरगना शरद पवार हैं, अजीत पवार ने एक शब्द नहीं बोला और उस बात को आगे बढ़ाया। दूसरे लोग जितनी भी बातें कर ले, शरद पवार इसी के बीच में एक नई चाल चलने की कोशिश करते हैं, जैसे पहले भी उन्होंने किया और बाद में स्वीकार किया कि हम तो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे दोनों अलग अलग हो जाएं, तभी हम लोगों को फायदा होगा, और इसके लिए कई बार हमने सलाह दी अलग होने की। यह अपनी किताब में भी उन्होंने लिखा है। तो इसलिए अभी जो चल रहा है वहां पर, और जिसमें अमित शाह ने पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, उसमें उन्होंने साफ कह दिया अभी गठबंधन हमारा है, वही रहेगा, नेगोशिएशन नहीं चलेगा और साथ ही यहां पर हिंदुत्व चलेगा, क्योंकि कह दिया है उन्होंने फिर से भगवा लहराएगा महाराष्ट्र के अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र पर अमित शाह की नजर बनी हुई है। चुनाव को लेकर तैयारियां जबरदस्त है। अमित शाह ने शरद पवार पर तीखा हमला भी किया है। शाह ने पवार को देश में भ्रष्टाचार का सरगना करार दे दिया, जिससे शरद पवार गुट बौखलाया हुआ है। तो वहीं हिंदुत्व पर अमित शाह के हुंकार से उद्धव गुट भी परेशान है। साथ ही आज पेश हुए बजट से विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।